हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे अच्छे से। स्वागत है एडू फ्यूचर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनल। पिछले 2 वीडियोस मैंने बताए हैं आपको। तो आज जो थर्ड वीडियो है इट्स अबाउट सेल ऑर्गेनल। सो लेट्स बिगिन। तो बात करते हैं इसके बारे में। सेल ऑर्गेनल मैंने आपको पहले बताया था, बोला भी था कि मैं आपको सेल ऑर्गेनल के बारे में बताऊंगा। अगर जिन लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो पिछली वीडियोस मेरी देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, इसके स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन के बारे में। तो सेल ऑर्गेनल जैसा कि मैंने बताया, हमारे बॉडी में जैसे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट हैं, उसी तरीके से सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल चीज़ें लाइक मैंने आपको एग्जांपल बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्जी बॉडी था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी था। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट सेल ऑर्गेनल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो टर्म था वो एक साइंटिस्ट थे बेंडा, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म को कॉइन किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं, आइदर वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, प्लास्टिड हो, गोल्जी बॉडी हो, राइबोसोम हो, लाइसोसोम हो, वैक्यूल्स हो, न्यूक्लियस हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं इनके फिगर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा कि होता क्या है, क्या शेप है उसका, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। मैं आपको कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं। बट सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं मैंने सारे के फिगर्स डिस्क्रिप्शन लिंक में डाले हुए हैं। आप वहाँ जाकर ज़रूर चेक करो और उनको देखो कि क्या होता है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में फिगर रहेगा तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए थैंक यू। आगे बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो रॉड शेप्ड होता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक रफ फिगर में बताऊं तो कुछ इस टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया का शेप होता है। ठीक है, इसके अंदर डीएनए वगैरह प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस होता है, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा इसका लेवल डायग्राम। ऐसे में अगर आपको रफली बता ही देता हूँ, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन है क्योंकि आउटसाइड है, बहुत सिंपल सी बात है। ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। ये इन दोनों के बीच का स्पेस है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और आप यहाँ पे देखोगे ना, ये जो निकला हुआ है एक हम्प टाइप, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे। और अगर आप इसको जाकर देखते हो तो क्रिस्टे जो होता है ना, वो उसके ऊपर एक इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं F0 और F1 पार्टिकल। और इसका एक और नाम भी है ऑक्सीसोम। ठीक है, और इसके अंदर वही मैंने आपको बताया, डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एक रफ स्केच है। अगर आपको फिगर देखना है तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन लिंक में जाओ और देखो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहले तो ये सेलुलर रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, बट ये इसका मेन फंक्शन नहीं है। इसका मेन फंक्शन जो है, सबसे बड़ा चीज़, ये सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया,
एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में बताया है ये चीज़। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे मेन काम है सिंथेसिस ऑफ एटीपी। मतलब ये इतना, सेल में जितनी भी एनर्जी है वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया के वजह से ही है। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने भी एक्टिव काम होते हैं, लाइक जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, तो सारा एनर्जी का प्रोवाइडेशन माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। अब बात करते हैं प्लास्टिड की। चलिए, तो अब बात करते हैं सेकेंड सेल ऑर्गेनेल की, प्लास्टिड, ठीक है। तो प्लास्टिड का सबसे पहली बात, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ठीक है। प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। करता क्या है ये? सिंथेसिस ऑफ फूड में हेल्प करता है। प्लांट के अंदर जो भी फूड बनता है, स्टोर होता है, या फिर प्लांट से जो भी चीज़ें मिलती हैं लाइक फ्रूट्स, उनको जो कलरिंग देता है, वो सारा काम प्लास्टिड के अंदर ही होता है। अगर आपसे मैं बात करूँ, थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ, तो प्लास्टिड के 3 टाइप हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का सबसे मेन काम है स्टोरेज ऑफ फूड। क्रोमोप्लास्ट का काम है टू प्रोवाइड कलर टू द फ्रूट्स। ये भी कलर ही प्रोवाइड करता है, फ्रूट्स को करे, फ्लावर को करे, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट आप सब लोग जानते होंगे, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, जो कि किस में हेल्प करता है? इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस से भी पता चल रहा है कि प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। तो जब इतने खाने का काम होगा तो ऑब्वियसली इसका जो दूसरा नाम है वो है किचन ऑफ द सेल, ठीक है। तो प्लास्टिड को हम लोग किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते थे? उसके पावर की वजह से। तो प्लास्टिड को किचन ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सारा खाना बनाने वगैरह का काम होता है। एक और चीज़ स्टूडेंट्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को कॉमन बनाती है, इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डीएनए हम इनको एक और टर्म बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, ठीक है। आप ये जरूर याद रखना, ओके। तो प्लास्टिड ओवर। अब थर्ड आते हैं गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी क्या करता है? ये सारे के डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रेजेंट है। तो गोल्गी बॉडी क्या करता है? ये एंजाइम सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। और मेम्ब्रेन फॉर्मेशन का भी काम करता है। अगर आप गोल्गी बॉडी का रफ डायग्राम देखते हो तो ये कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का, और यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? इसका काम है एंजाइम को सिंथेसिस करना, मतलब जितने भी एंजाइम्स वगैरह सेल के अंदर काम करते हैं वो सारा गोल्गी बॉडी सिंथेसाइज करता है और मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, जो कि आप यहाँ पे रफ स्केच से देख भी रहे होगे। तो इस बिकॉज ऑफ सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। क्योंकि एंडोक्राइन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एंजाइम, ठीक है। चलिए, फोर्थ सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं, डेट इज राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होता है फ्रेंड्स, ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है,
ठीक है, बहुत छोटा होता है। और राइबोसोम अगर मैं एक बात करूं, चलिए मैं आपको इससे पहले एक और चीज़ बताता हूँ। राइबोसोम से पहले एक और सेल ऑर्गेनल आता है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक सेल टाइप है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्चुअली में, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो डिस्कवरी किया था वो एक साइंटिस्ट थे, पॉटर। उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, और यहाँ ये न्यूक्लियस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ठीक है, और दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कुछ प्रेजेंट नहीं होता, बहुत सॉफ्ट होता है उसका लेयर, दैट इज SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों होता है? क्योंकि उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि उसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है फ्रेंड्स? ये सिंथेसिस, फोल्डिंग, मॉडिफिकेशन और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करता है। ये इसका सबसे मेन काम है। ठीक है, प्रोटीन जो होता है उसका सिंथेसिस भी करता है, इसका फोल्डिंग भी करता है, मॉडिफिकेशन भी करता है और ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया हो कि राइबोसोम होता कहाँ है, उसका लोकेशन आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम बहुत छोटा ऑर्गेनल होता है, सेल का सबसे छोटा ऑर्गेनल होता है राइबोसोम, जो कि प्रेजेंट होता है किस पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। और क्योंकि आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता था? प्रोटीन सिंथेसिस का। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कौन होता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या करेगा? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे छठे सेल ऑर्गेनल की, डेट इज लाइसोसोम। तो लाइसोसोम भी एक सेलुलर ऑर्गेनल है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है, और ये डाइजेशन का काम करता है। जो फंक्शन हमारे स्टमक का है, लाइसोसोम का जो काम है वो है सेलुलर डाइजेशन, जो काम हमारा स्टमक करता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं लाइसोसोम के बारे में, तो गोल टाइप का स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर ना एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, तो एक और बात आपको यहाँ पे नोटिस करने की बात है, और आपको एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? तो देखो, अगर मैं लाइसोसोम के स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं। तो कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल इसमें आ जाता है सेल में, ठीक है, तो लाइसोसोम क्या करता है ना, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को छोड़ता है। तो अगर मान लो ये एक फॉरेन पार्टिकल है और ये आ गया है इसमें, तो लाइसोसोम क्या करेगा, उसको सबसे पहले इस बात का पता चलता है, तो वो क्या करेगा, एक कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को रिलीज करता है। तो वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, इस फॉरेन पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक है, और चारों तरफ से घेर करके खुद को बर्स्ट करते हैं, खुद को मतलब डिस्ट्रॉय करने लगते हैं वो।
तो जैसे ही खुद को चारों तरफ से डिस्ट्रॉय करते हैं तो जिसके वजह से ये फॉरेन पार्टिकल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो खुद से सुसाइड कर रहे हैं, दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। लाइसोसोम के बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था, और मैंने जितने भी सेल ऑर्गेनल बताए हैं और इनका जितना भी निकनेम है आप डेफिनेटली इसको याद करना। अब बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल फ्रेंड्स देखो क्या काम है इसका। सबसे पहला काम है ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन देखो क्या होता है, मैं एक डिफिनीशन बताता हूँ। बैलेंसिंग ऑफ मिनरल्स एंड आयंस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। अब वैक्यूल का देखो सबसे पहले काम क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। ऑब्वियसली सेल जो भी फूड लेता है अंदर अपने एनर्जी के लिए या जिस भी चीज़ के लिए, तो ऑब्वियसली उसका कुछ तो एक्सक्रीटा होगा ना जो कि वो बाहर फेंकेगा, जो कि मैंने आपको बताया भी था। तो वो काम करता है वैक्यूल, ठीक है। और क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है इसीलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल के एक्चुअली 3 टाइप हैं। तो मैंने बताया कि वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है इसीलिए इसको स्टोर ऑफ द हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और ये प्लांट सेल में डेवलप होता है ज़्यादातर, ऐसा नहीं एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, बट एज कम्पेयर टू एनिमल सेल प्लांट सेल में ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा एक, अगर मैं डिटेल में जाऊं तो अगर आप वैक्यूल का, मैंने आपको बताया 3 टाइप होता है। फर्स्ट फूड वैक्यूल, सेकेंड वाटर वैक्यूल, थर्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था एक टर्म एक्जोसाइटोसिस। उसमें मैंने आपको बताया था कि सेल अपने अंदर अंदर से बाहर फेंकता है चीज़ें को। तो अगर वो सॉलिड चीज़ें फेंकता है दैट इज स्टोर इन फूड वैक्यूल, अगर वो लिक्विड चीज़ें फेंकता है दैट इज स्टोर इन वाटर वैक्यूल, और जो फेंकने का प्रोसेस होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से। वैक्यूल के बारे में कुछ और बातें हैं। वैक्यूल के ऊपर एक आउटर लेयर प्रेजेंट होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ। वैक्यूल के एक आउटर लेयर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और उसके अंदर के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेल सैप, ठीक है। तो वैक्यूल भी इतने में, आई थिंक वैक्यूल के लिए इतना काफ़ी है।